पता चला है कि अमेरिकी ईसाई धर्म की नज़र में स्क्रिप्ट किलिंग गेम एक ऐसा दानव है जो युवाओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। संयोग से चर्च के पादरी के बेटे की रुचि डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद से बदल गई है। इसलिए पादरी पैराडाइज टाउन पुलिस विभाग से अगले 24 घंटों के भीतर सभी स्क्रिप्ट किलिंग खिलाड़ियों को खत्म करने की मांग करता है, अन्यथा शेरिफ चर्च का धन खो देगा। पुलिस स्टेशन की स्थिति सुधारने के लिए धन जुटाने हेतु शेरिफ सभी को अपना काम छोड़कर शहर में स्क्रिप्ट किलिंग करने वाले ओटाकू को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश देता है। गिरफ्तारी शब्द सुनकर जीना सबसे ज्यादा उत्साहित होती है, जबकि फैटी उसके बगल में कांपता है। हालांकि वो कभी भी स्क्रिप्ट हत्या वाले खेल नहीं खेलता, वो एक सच्चा ओटाकू है। ओल्ड ब्लैक सबसे असंतुष्ट है क्योंकि अभी भी एक फैशन हत्या का मामला चल रहा है और अभी तक कोई सुराग नहीं है। अप्रत्याशित रूप से शेरिफ को परवाह नहीं थी, आगे प्रायोजन के बिना हिरासत केंद्र में कैदी भूख से मर जाएंगे। इसलिए प्रायोजन प्राप्त करने से पहले पैसे बचाने के लिए शेरिफ ने फैटी को अपराधियों की जांच करने और उन्हें जल्दी रिहा करने का फैसला किया। होप्सन को छोड़कर सभी को स्क्रिप्ट हत्या करने वाले गीक को पकड़ने के साथ जाना पड़ा। लेकिन शेरिफ ने अभी तक शिकायत नहीं की थी। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में पादरी ने उसे सूचित करने के लिए फोन किया कि कॉमिक बुक स्टोर ने अभी-अभी एक स्क्रिप्ट हत्या की है। बिना एक शब्द कहे शेरिफ ने अपने आदमियों को बुलाया और कॉमिक बुक स्टोर पर धावा बोल दिया। सौभाग्य से जीना निर्दयी थी और किताबों की दुकान के मालिक से अपराध कबूल करवाने के लिए उसने केवल 3 चालें चली। हालांकि जब वे दूसरे घटनास्थल पर पहुंचे तब भी वे बहुत देर कर चुके थे। घटनास्थल सुनसान था, केवल कुछ बिना खाए हुए पिज्जा बचे थे जिनमें पनीर नहीं था। ये देखकर कि उसके सुराग टूटने वाले हैं, शेरिफ और उसके 2 साथी बार में शराब पीने और अपना दुख दूर करने चले गए। अप्रत्याशित रूप से उन्हें वहां एक नया सुराग मिला। पिज्जा की दुकान बिना पनीर वाला पिज्जा देने वाली थी। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से शेरिफ ने पते के अनुसार ओटाकुओं का ठिकाना ढूंढ लिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ओटाकुओं के इस समूह का नेता वास्तव में उसका अपना बेटा था। शाबाश बेटा, जल्द ही शहर के सभी ओटाकुओं को पकड़ लिया गया और पादरी के अपराध स्वीकारोक्ति केंद्र भेज दिया गया। केवल केविन, जो उसका बेऔलाद बेटा था, पीछे रह गया। अपने बेटे को मौखिक शिक्षा देने के बाद केविन को तुरंत मदद मांगने वाला एक पत्र मिला। पता चला कि पादरी का तथाकथित कन्फेशन सेंटर असल में एक बाल शोषण केंद्र है। इसलिए अपने दोस्तों को बचाने के लिए जैसे ही शेरिफ हॉप्सन को ओटाकू का नेता बनाने वाला था, केविन दृढ़ता से आत्मसमर्पण कर देता है। वो न सिर्फ अपने पिता के मुंह पे तमाचा मारता है बल्कि अपना प्रायोजन भी खो देता है, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से उसे कन्फेशन सेंटर भेजा जा सकता था। लेकिन केविन सिर्फ इसी कदम के बारे में सोचता है और अगले कदम के लिए कोई योजना नहीं बनाता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि केविन का हश्र अपने दोस्तों के साथ मुश्किलें बांटने के रूप में होता है। हालांकि इसी बुनियाद की वजह से सभी ओटाकू एकजुट हुए और भागने के लिए मिलकर काम भी किया। भागने का सबसे तेज तरीका दरवाजे की चाबी हासिल करना है। इस उद्देश्य के लिए केविन एक योजना बनाता है। लैक्टोज असहिष्णु लोगों में से एक का फायदा उठाए और उसे लगातार दूध पिलाए, जिससे वो मानव बम में बदल जाए। अगले ही पल यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो मजा शुरू होता है। केविन और उसके दोस्तों ने सबसे पहले अपने डंजन और ड्रैगन्स गियर पहने, फिर बदला लेने के लिए ईसाई चर्च की ओर चल पड़े। हालांकि वह सभी बच्चे थे, उन्होंने एक साथ अविश्वसनीय रूप से अच्छा काम किया। भले ही वे बुरी तरह घायल हो गए हों, लेकिन बाकी लोग निश्चित रूप से बेहतर महसूस नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि पादरी के अपने बेटे ने भी अपने पिता पर कोई दया नहीं दिखाई और जल्द ही सभी विश्वासियों को बांध दिया गया, उन्हें ये साबित करने के लिए कि स्क्रिप्ट हत्या करने वाले खेल हानिरहित हैं। जैसे ही उसने स्क्रिप्ट खोली, तथाकथित खेल हकीकत बन गया। शैतान दानव दहाड़ते हुए जमीन से उभरा और फिर धरती के सबसे ताकतवर डंजन्स एंड ड्रैगन्स खिलाड़ी को चुनौती देने की धमकी दी। ये खिलाड़ी केविन नहीं बल्कि केविन के पिता शेरिफ थे। पता चला कि 20 साल पहले शेरिफ डंजन्स एंड ड्रैगन्स का एक समर्पित खिलाड़ी था। उस समय अपराजय भी, लेकिन गेमिंग के बाहर असल जिंदगी में उसे अक्सर धमकाया जाता था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसके रास्ते पर चले, लेकिन अब उसके पास चुनौती स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनकी तथाकथित लड़ाई और भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी
कि दोनों ही इस खेल में माहिर थे। 3 दिन और 3 रात लगातार लड़ते रहे, हर एक 20 का आंकड़ा फेंकता रहा, जब तक कि शेरिफ का हाथ अकड़ नहीं गया और मुकाबला रोमांचक नहीं हो गया। केविन ने बेशक अपने विकल्पी खिलाड़ी को खेलने नहीं दिया, लेकिन आखिरकार उसने 19 का आंकड़ा फेंक ही दिया। शैतान ये सुनकर जोर से हंसा, लेकिन जब पासा फेंकने की बारी शैतान की आई तो पादरी की बेटी ने छोटे से कमरे में किसी और के साथ एक ऐसा नजारा पेश किया जिसे बयान नहीं किया जा सकता, जिसने शैतान एक अकेला कुत्ता को उसे नीचा दिखाने पर मजबूर कर दिया। उसने गलती से अपने हाथ से एक बिंदु फेंक दिया, जिसका मतलब था कि शैतान पूरी तरह से हार गया।